नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार दोपहर महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने पहले चरण में वोट देने वालों को धन्यवाद किया तो कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। वायनाड में राहुल को संकट नजर आ रहा है। जैसे वे अमेठी छोड़कर भागे, उन्हें वायनाड भी छोड़कर भागना पड़ेगा। नांदेड़ के बाद पीएम मोदी ने परभणी में भी जनसभा की, जहां पर उन्होंने कहा कि 2014 में जब वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर आए थे तब आतंकी हमलों के डर थे। आए दिन बम धमाके की खबरें आती रहती थी। 5 साल बाद 2019 में सीमा पार से होने वाले हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। ये तो मोदी हैं, घर घर में घुसकर मारते हैं, हर जगह यही चर्चा होने लगी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी गर्व से भर गई थी। हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस पर गर्व हुआ था। एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास मंत्र पर काम करती है। हमारी सरकार हर जाति पंथ के लिए काम करती है। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हार के डर से कुछ नेताओं ने मैदान छोड़ दिया है। तो लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला किया जा रहा है। पीएम मोदी अपनी जनसभाओं में कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर लगातार हमले कर रहे हैं। नांदेड़ में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, वायनाड में राहुल गांधी पर संकट दिख रहा है। जिस तरीके से अमेठी को राहुल गांधी छोड़कर भाग गए, वैसे वायनाड से भी वो भाग जाएंगे। तो ये बड़ा हमला जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया और दावा भी किया गया है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट जो है हार सकते हैं। कहीं ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं या फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो जनाधार खोती जा रही है? यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और आज हम इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे बीजेपी और कांग्रेस नेताओं से कि वायनाड में राहुल गांधी पर संकट नजर आ रहा है या बीजेपी को 400 पार के लक्ष्य पर संकट नजर आ रहा है, या फिर यूं कहे कि बीजेपी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है कि वो विपक्ष के नेताओं को कमजोर समझ रही है। और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हो गए हैं कांग्रेस नेता बलराम गुप्ता हमारे साथ। बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज में। नांदेड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहुल गांधी पर वायनाड में संकट नजर आ रहा है, वायनाड छोड़कर भागेंगे जैसे अमेठी से भागे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आम चुनावों से पहले से ही वो बौखला गए हैं और उनकी बौखलाहट उनके सभी भाषणों में स्पष्ट दिखती है। और कारण इसका एकदम स्पष्ट है। कारण क्या है? जितनी भी एजेंसियों के द्वारा इन्होंने सर्वे कराई या आरएसएस ने भी जो सर्वे किए हैं जी, उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी 200 सीट भी बामुश्किल पे पहुंच पा रही है। इस कारण से ये बौखलाहट में केवल राहुल गांधी इनके पास और कोई काम ही नहीं है। 10 साल में इन्होंने क्या विकास किया ये बताने के लिए इनके पास कोई एक कार्यक्रम भी नहीं है कि 10 सालों में इन्होंने देश में विकास के लिए क्या क्या काम किए, कितने एम्स बनवाए, कितने यूनिवर्सिटीज खोली, कितने औद्योगिक कल कारखाने लगे, कितने युवाओं को रोजगार दिया। तो इनके पास बताने के लिए विकास का तो कोई काम है नहीं। तो घूम फिर के ये 5 जगह पे आ जाएंगे। पहले जो देश में कमी हुई वो नेहरू जी ने की, दूसरा वो पाकिस्तान, तीसरा मुसलमान, 80-20 केवल ये बातें हैं। कांग्रेस पार्टी वहीं पे स्पष्ट तौर पे जो कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आई है, कांग्रेस पार्टी ने उसमें 5 न्याय की गारंटियां दी। पहला है कि
इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही हम 30 लाख रिक्त पड़े सरकारी पदों पे तत्काल युवाओं की भर्ती करेंगे। दूसरा यह है कि हम 1 लाख रुपए अप्रेंटिस कर रहे डिप्लोमा होल्डर या ग्रेजुएट युवाओं को देंगे। वही महिलाओं की भागीदारी आधी आबादी को आधा हक देंगे। गरीब परिवार की मुखिया महिला को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे। किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की गारंटी दी है। तो हम तो अपना विजन साफ लेके चल रहे हैं। हमने जो काम किया पिछले 70 सालों में, वो काम जनता को स्पष्ट दिखता है कि जब देश आजाद हुआ था तो देश किस दिशा और दशा में था। आजादी के बाद हमारे तत्कालिक नेताओं ने, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी कैसे देश को विकास के रास्ते पे लेके आए। तो हम तो इतिहास पर भी बोल सकते हैं कि हमने पीछे क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो बोल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए, इनके नेता आदरणीय मोदी जी ये बताए कि उन्होंने 10 वर्ष में कंक्रीट वर्क क्या किया, काम क्या किया जिससे जनता को लाभ मिले। तो बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और जैसा कि वो अपने भाषण में बोल रहे हैं कि वायनाड, जो वायनाड लोकसभा का जिक्र किया है, आपकी जो घोषणा, अलका जी एक सेकंड बस, अलका जी वायनाड सीट पे राहुल गांधी 4 लाख मतों से विजयी होंगे। और रही बात, जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाग के गए हैं, मैं उत्तर प्रदेश से ऐलान करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, समय आने दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा, अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अपनी परंपरागत सीट जो है राहुल गांधी ने छोड़ी क्यों, और अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है अमेठी को लेकर। बलराम गुप्ता जी, अमेठी को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि राहुल गांधी ने अपनी परंपरागत सीट छोड़ी क्यों, और अभी तक पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, दूसरे चरण का आने वाला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। राहुल गांधी एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि वो अमेठी की जनता से प्यार करते हैं, वो अमेठी की जनता के लिए खड़े हैं। स्मृति ईरानी तो वायनाड तक पहुंच गई सर। नहीं, रणनीति है, ठीक है, स्मृति ईरानी वायनाड तक पहुंच जा रही है। सुनिए सर, अभी तो पहला चरण निपटा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सवाल ये बात है ना कि राहुल गांधी अमेठी को सीरियसली कब लेंगे, यही तो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि अमेठी को सीरियसली नहीं लेते। इनको लग रहा था कि इनकी खानदानी सीट है। अमेठी उनका परिवार है, अमेठी को हमेशा, लेकिन बलराम जी परिवार के साथ तो खड़ा होना पड़ता है ना। अमेठी की जनता राहुल गांधी जी को सीरियस लेती है, लेकिन परिवार के साथ तो खड़ा भी तो होना पड़ता है। कहाँ है राहुल गांधी? चुनाव का समय आ रहा है, एक बार भी अपने परिवार को भरोसा नहीं दे रहे हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, परिवार को क्या आपको लग रहा है कि अगर राहुल गांधी की तरफ से, और आपके चैनल पे मैं बता रहा हूँ अलका जी, 28 से 29 तारीख तक राहुल गांधी जी का नामांकन अमेठी से हो जाएगा, और जो स्मृति ईरानी जी है झोला उठा के वहां से निकल जाएंगे। निश्चित है, देखिएगा वहां से अमेठी की जनता स्मृति ईरानी जी को झोला पकड़ा के कैसे उनको उनके घर भेजती है। बलराम जी, लेकिन सवाल यह है ना कि अमेठी की जनता को आश्वस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? चलिए अमेठी की जनता मान लेते हैं कि राहुल गांधी को जिताना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी कब कहेंगे कि वो अमेठी की जनता के साथ खड़े हैं, वो स्मृति ईरानी को चुनौती देंगे? परिवार के साथ खड़ा भी तो होना पड़ता है। लोकतांत्रिक पार्टी, हाँ जी अलका जी, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जी। जब कांग्रेस पार्टी के संगठन के मुखिया जी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी या हमारी CWC कमेटी जी जब इसका अनाउंसमेंट करेगी, उसी के बाद तो हम वहां पे अपने आप को शो करेंगे कि हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी निर्णय हो रहा है, CWC की मीटिंगें लगातार चल रही है जी, ठीक है, और समय आने दीजिए। अभी पहला चरण बीता है, 26 तारीख को दूसरा चरण समाप्त होगा। आप देखिएगा 27 से 28 तारीख तक नाम डिक्लेयर होगा और राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।
बलराम गुप्ता जी, कहीं कहीं वायनाड की जनता को खुश करने के लिए या फिर पीएम मोदी जो ये बात कह रहे हैं कि वायनाड संकट में है राहुल गांधी की सीट, कहीं इस वजह से तो अमेठी का नाम नहीं उजागर किया जा रहा है राहुल गांधी के नाम से कि वायनाड की जनता नाराज हो जाए कि ये तो भाई अपना फायदा देखने के लिए आए थे, हार मिल रही थी तो दक्षिण का रुख कर लिया और फिर वहां अमेठी की जनता उनको अगर बुला रही है तो वायनाड की जनता के साथ धोखा हो जाएगा। देखिए अलका जी, आदरणीय मोदी जी, फिर मैं उसी बात पे आता हूं कि उनके पास अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास के कामों को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अब चुनावों में भाषण तो देना ही है और वो जान रहे हैं कि देश की जनता के अंदर एक अंडर करंट चल रहा है जी। 24 में जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है जिसका नेतृत्व तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। तो केवल बातों की बात है, गांव बजाए जा रहे हैं कि वो साहब वायनाड चले गए, अमेठी छोड़ दी और साहब वो अब अमेठी आ जाएंगे तो वायनाड वालों के साथ धोखा हो गया। अरे ये बताएं आदरणीय मोदी जी, आप अपना घर गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश की बनारस की सीट से चुनाव लड़ने आए थे, तो क्या आपको हम रणछोड़ दास कह दें? आप रणछोड़ दास नहीं है। लेकिन वहां से तो जीत कर आए थे, अब किसी एक सीट को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अरे तो हम भी वही तो बात कह रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जी और अमेठी की अभी जो हमारी सांसद है जी स्मृति ईरानी जी, ये उनके वक्तव्य हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो आदरणीय मोदी जी के वक्तव्य हैं वो बता रहे हैं जी। वो 2 सीटों से चुनाव लड़े, बनारस से लड़े और गुजरात से लड़े तो जायज है। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी वायनाड से चुनाव लड़े, अमेठी से चुनाव लड़े तो ये गलत है जी। ये प्रश्न तो कांग्रेस पार्टी भी उठाएगी, उठा सकती है कि भाई वो गुजरात की सीट छोड़ के बनारस में क्यों लड़ रहे हैं। क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होने जा रहा है? और ये हकीकत है, गुजरात की जनता, जो गुजरात का भला मानुस जान चुका है और गुजरात में देखिएगा इनकी सीटें अगर घटते इस बार 1 दर्जन भी हो जाए तो बड़ी बात होगी जी। बलराम जी, आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी गिना रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं। बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गिनवाया जा रहा है कि उनकी सरकार आई तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उनकी सरकार की तरफ से करोड़ों परिवार को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, नल जल योजना के तहत विदर्भ में जहां पर पानी का सूखा पड़ता था और नांदेड़ में बोल रहे हैं कि हमने नल जल योजना के तहत जगह जगह पानी पहुंचाया, शौचालय की बात कर रहे हैं कि उन्होंने हजारों लाखों परिवारों को शौचालय मुहैया कराया। किसानों की बात आप कहते हैं कि किसानों के विरोध में जो है बीजेपी बिल ला रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो किसानों को धनराशि मुहैया करा रही है, हर तिमाही पर 2000 रुपए दे रही है। देखिए अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक तो 1971 में हुई थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट के आयरन लेडी निवर्तमान उस वक्त की हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। तो क्या आप मान रहे हैं, क्या आप मान रहे हैं? मैं आपके चैनल पे ये बताना चाहता हूँ जी, राशन आज ही नहीं बट रहा है, बस इन्होंने एक फ्री का शब्द आगे लगा दिया जी। पहले भी 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलता था। ठीक है बलराम जी, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर भी इस साथ लाइव जुड़ चुके हैं विकास कार्य गिनाने का। बिल्कुल बलराम गुप्ता जी, हम इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं इस समय। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप भटनागर जी। आपके आने से पहले बातचीत हो रही थी, पीएम मोदी ने नांदेड़ में कहा कि राहुल गांधी की जो सीट है वो वायनाड में संकट नजर आ रहा है, वो जिस तरीके से अमेठी से भागकर आए हैं वायनाड, वैसे वायनाड से भी भाग खड़े होंगे।
तो कई लोकतंत्र का चुनाव है, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, कहीं भी कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। और खुद कांग्रेस ने के प्रवक्ता जो है उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने भी गुजरात से भी चुनाव लड़ा, यूपी के बनारस से भी चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी की तरफ से जो बार बार राहुल गांधी के ऊपर कहा जा रहा है कि वायनाड से भी भाग खड़े होंगे, क्या ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है सर? आप विपक्ष को हल्के में ले रहे हैं, या फिर अगर आपके पार्टी से नेता दो जगह पर चुनाव लड़ता है तो वो लोकतांत्रिक है, और दूसरी पार्टी का नेता अगर दो जगह से चुनाव लड़ने की बात करता है या उसकी बात होती है तो आपकी तरफ से कहा जाता है कि वो हार रहा है? देखिए, अगर राहुल जी की बात कर रहे हैं, अब आपने राहुल गांधी जी को पहले गंभीर होना पड़ेगा जी, देश की राजनीति के लिए गंभीर नहीं। और मैं तो सालों से कहता आ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को आप हिमाचल में कोई मंत्री पद दे दीजिए, कोई मुख्यमंत्री कहीं का छोटा सा बना दीजिए, कोई मंत्री किसी संस्था का बना दीजिए, जिससे कुछ सीख लें। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़ा सीखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि नेता का बेटा नेता बने या वकील का बेटा वकील बने। तो मैं तो कहता हूँ कि राहुल जी को पहले कोई अच्छा सा कोई बिजनेस खुलवा देना चाहिए, कोई ऑटो मैकेनिक का या किस चीज का, कि भाई अगर राजनीति में नहीं चल पा रहे हो तो। अब आपने सीट की बात करी, देखिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो काशी से जीत के ही प्रधानमंत्री बने। तो सर अगर प्रधानमंत्री को जनता आशीष देती है, प्रधानमंत्री चाहे जहां चाहे वहां से चुनाव लड़ ले, एक साथ 3 जगह चुनाव लड़ ले, 2 जगह चुनाव लड़ ले, और विपक्षी पार्टी का अगर नेता अगर कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ता है या 2 सीटों से चुनाव लड़ता है तो आप कह रहे हैं कि वो नाकाम नेता है? जी, मैंने आपको हार और जीत तो लगी रहती है। जी जी जी, देखिए चुनाव कोई कहीं से भी लड़, प्रधानमंत्री बनाया काशी की जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया और दिल्ली भेजा, और वो प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। अब राहुल जी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस सीट पे चुनाव लड़े, उनके दादाजी लड़े, उनकी दादी जी लड़ी, उनके पिताजी लड़े, और पिताजी की धरोहर बेटा जी को मिली, और बेटा जी को क्यों हार गए और क्यों भाग गए वहां से? हरा के भेजा, ऐसे नहीं है। श्री राहुल गांधी जी को चुनाव हरा के बहुत बुरी तरीके से और खदेड़ के भेजा है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी 28 अप्रैल तक ये घोषणा हो जाएगी कि हम अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कहां भाग खड़े हुए? वो छोड़ तो नहीं रहे अमेठी की? देखिए, स्मिता ईरानी जी तो बिल्कुल बैठी है इंतजार में कि राहुल गांधी आए और चुनाव लड़े और जनता के बीच में बताए कि गांधी परिवार जो लंबे टाइम से 50 वर्ष से जो सांसद बना के जो उत्तर प्रदेश की जनता भेज रही थी उसको क्या दिया और कितना फंड लगाया, वो तो इंतजार में बैठी है पूछने के लिए। आपने वायनाड की बात करी, ये वही लोग हैं जो कि वामपंथियों से दूरी बनाकर रखते थे कई सौ किलोमीटर की। आज राजनीतिक लालच में आज पूर्वजों की बातें भूल गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी वामपंथियों में बड़ी कमेंट्स कर रखे हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी आज राजनीति में उनकी गोद में जाके बैठ गए। ये प्रधानमंत्री बना रहे हैं, 17 सीटें बेचारे को झोली में मिली है उत्तर प्रदेश में गरीब को, और प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। वायनाड में वामपंथी चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी के सामने, और राहुल गांधी को वहां टिकने देंगे नहीं। अगर वायनाड का इतिहास कांग्रेस के लोग अगर इतिहास ढूंढ ले, वायनाड का क्या इतिहास था, तो शायद पता लग जाएगा कि वायनाड का इतिहास क्या था और क्या है, तो वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। अब भाई कांग्रेस की बात करते हैं। मैं सुन रहा था, बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत कुछ देश को दिया, केवल एक एम्स दिया, कितने एयरपोर्ट दे दिए, कितना विकास कर दिया आपने? पैसा आप पे था नहीं। आप पे यहां तक कि फौज के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बोफोर्स के लिए तो खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। यहाँ ये विकास की गिनती गिना सर, बोफोर्स अरे मुझे बता दीजिए, अभी आप नौकरी की बात कर रहे हैं, अभी आपकी सरकार है झारखंड के अंदर 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं, अब समय पूरा हो रहा है, झारखंड सरकार ने दे क्यों नहीं दिए? हिमाचल में जो महिलाओं से वादा करके आए थे 1500 रुपए का, आज तक चालू नहीं करे। 45,000 जो सरकारी कर्मचारी है तनख्वाह के लिए बैठे 4 महीने से। सोनिया जी प्रियंका जी वादे करके आई थी, जब पहली विधानसभा की मीटिंग होगी हिमाचल के अंदर तो हम सारी योजनाएं चालू करेंगे, 1 लाख नौकरी देंगे। और प्रधान वहां के हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हमने रोजगार की बात करी थी, हमने कहा नौकरी की बात करी थी। राहुल गांधी और उसकी टीम ने एक बार नहीं बताया कि आप 30 लाख लोगों को तो नौकरी देंगे, 1 लाख रुपए साल के देंगे महिलाओं को। पैसे कहां से आएंगे देने के लिए? अर्निंग क्या बनाएंगे? देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे? ये तो बता देते कह रहे हैं।
ये भी बता देते कि मैं पूरा थोड़ा समझे प्लीज बोल। ये तो बड़ी बड़ी लंबी हाँक रहे थे कांग्रेसी बैठ के मेरे सामने, कसम खा लीजिए पीछे गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में हाथ कसम खा के बता दीजिए कितना विकास करा कांग्रेस ने 70 सालों में। हमसे तो बाहर में बहुत सिंगापुर आजाद हुआ है, और सिंगापुर कहाँ है? जिस संसाधन से मलेशिया तो आ गए आज। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आपका ही सवाल पूछ लेते हैं बलराम गुप्ता जी। बोलने लगे ना सर, दोनों लोग बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, आपकी बातें पहुंच नहीं पाएंगी जनता तक। एक एक करके बात करते हैं। प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, हर जिले के अंदर इंटरनेशनल हवाई जहाज, इंटरनेशनल फ्लाइटें आती जाती हैं। आज सुरक्षा रक्षा कॉरिडोर बना दिया गया है। हमसे पूछ रहे हैं 10 साल में क्या किया है। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, 7 सालों में क्या किया तो बता दो। प्रदीप भटनागर जी, आप जवाब दे दीजिए। आपके जो घोषणा पत्र में बातें कही गई हैं वो कैसे पूरा करेगी कांग्रेस? आपके सामने भटनागर जी, मेरे में और एक बात और बता दूं, 153 सीटों पर चुनाव हुआ है। सुन लीजिए, मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। सुन लीजिए 153 सीटों पर चुनाव हुआ है देश के अंदर, और 35 करोड़ जनता ने वोट डाला है। थोड़ा डाटा लेके चला करिए, 200 सीटों पे नहीं हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। जिन लोग देश विरोधी नारे लगाते, देश विरोधी नीतियों में खड़े रहते, उनको तो आप टिकट बांट रही है, तो आपकी हैसियत औकात रह गई है। जहाँ के देखो शीशे में क्या देश को। आप जम्मू कश्मीर में क्या नीति थी? जम्मू कश्मीर क्या करेगी इसमें? जम्मू कश्मीर है। अरे तुम्हारे जो अलगाववादी साथी है वो भी जीते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, आप अपने गिरावान में झाँक के देखिए श्रीमान जी, जम्मू कश्मीर में हो तो बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ है आपके पार्लियामेंट? एक ही मेंबर पार्लियामेंट एक ही सोनिया जी है बस। आपने एक बात कही, बता दीजिए ना कहाँ से लाएगी आपके यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ? ठीक है प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, आपने अपनी बात कह ली, सवाल पूछा आपने। प्रदीप भटनागर जी, बोलने के लिए जो झाड़ रहे हैं उसे देखिए, आप अपनी बातें झाड़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? प्रदीप भटनागर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से। कांग्रेस से सवाल किया आपने, राजस्थान सरकार में क्या दिया आपको? सुनिए सर, सुनिए, दुनिया में नंबर 1 राजस्थान बना दिया बलात्कार में आपने। हम आपसे सुनिए, जहाँ से आपने 15 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया, वहां से हम गरीब अपने देशवासियों के कमजोर वर्ग के साथियों को मजबूत करने के लिए वहां से रुपए देंगे। हम पूंजीपतियों को नहीं, एनपीएस आपने 15 लाख जैसे माफ किया, हम उसी पैसे से देश के गरीब, वंचित, शोषित, दलित वर्ग को मजबूत बनाने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए मजबूत करेंगे। ठीक है, बलराम जी की तरफ से आपके आने से पहले प्रदीप भटनागर जी, जब आप नहीं जुड़े थे तब बलराम जी से सवाल किया गया था। उन्होंने कहा, हमने कहा कि बीजेपी कहती है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन इन्होंने कहा चोरी कर लिया, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हो गए। सच्चाई नहीं बताते ये कांग्रेसी, इनके अकाउंट फ्रीज क्यों हुए? तो चंदा का पैसा आता था। प्रदीप भटनागर जी, बलराम गुप्ता जी, आप लोग पहले लड़ाई बंद कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए सर। आप लोग अब दोनों लोग साथ में बोल रहे हैं, जनता को क्या समझ में आएगा? आएंगे राहुल गांधी? अरे राहुल ही प्रदीप भटनागर जी, बलराम गुप्ता जी, धंधा करने वाली पार्टी के हैं, आप क्या बात करेंगे? आप तो चंदे पर धंधा कर रहे हैं। ठीक है बलराम गुप्ता जी, आप थोड़ा सा चुप रहिए। आपका सवाल मैं पूछ लेती हूँ प्रदीप भटनागर जी से। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल की बात हुई थी। रक्षा कॉरिडोर चोरी के पैसे से बनाए है, नहीं कांग्रेस के पैसे से बनाए। एयरपोर्ट बना, ठीक है प्रदीप भटनागर जी, सुन लीजिए सर, गौतम बुद्ध 2 मिनट अनुयायी लगते हैं, उनके पीठ के पीछे आपने गौतम बुद्ध रख रखे हैं, और जिन्होंने सत्य का पाठ पढ़ाया देश और दुनिया को, मुझे लगता है कांग्रेस नहीं पढ़ना चाहती उसको। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आप नहीं छूटी है। अरे पीछे तो प्रदीप भटनागर जी बैठे हैं, स्वयं बैठे हैं। प्रदीप भटनागर जी,
मित्रों, मेरा सवाल प्रदीप भटनागर जी आपसे है, अगर आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज, अगर आप सुन सकते हैं तो ये सवाल है कि कांग्रेस नेता ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पीएम मोदी की तरफ से नहीं, 1971 में कांग्रेस की सरकार थी और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया था। इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो बीजेपी की तरफ से असली नहीं की गई थी, असली सर्जिकल स्ट्राइक 1971 में हुई थी। इस बात पर आपका क्या कहना है? चाइना हमारे देश की हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा करता चला जा रहा है। बलराम गुप्ता जी चाइना पर भी आएंगे, सवाल का जवाब लेने लीजिए, सवाल का जवाब लेने लीजिए बलराम गुप्ता जी। के लिए देश की जनता इंतजार कर रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाइना को कब लाल आंखें दिखाएंगे। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, अब सवालों पे आते हैं सर। मेरा भी सवाल सुन लीजिए, जनता का सवाल है ये। प्रदीप भटनागर जी, कांग्रेस नेता की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो बीजेपी ने चाइना याद आ गया चुनाव में। सुन लीजिए सर, चुनाव में चाइना याद आ गया, पाकिस्तान याद आ गया आपको। अभी तो बहुत कुछ याद आएगा आपको चुनाव में। 1971 में इनकी लाल आंखें की बात वही है जी, जब हाथापाई से जब हाथ दो हाथ चाइना से हुए थे ना भारतीय फौज के, तो हाथ से ही मार दिए थे। मगर आपको चाइना के चक्कर में, मुझे पता है क्योंकि कांग्रेस पे राहुल गांधी के खर्चे के लिए चाइना से फंड आता है राजीव गांधी फाउंडेशन में, तो चाइना का तो राग आपको गाना ही है, उनके पक्ष में तो बोलना ही है, क्योंकि चाइना के विरोध में आप कभी खड़े होगे नहीं। अभी हजारों एकड़ जमीन की बात कर रहे थे, वो जो जवान शहीद हो गए वही जवाहरलाल नेहरू हैं, जो अभी आप कह रहे जवाहरलाल नेहरू पे। उन्होंने कहा था कंकड़ पत्थरों में क्या आता है, क्यों इसके लिए लड़ना, छोड़ दीजिए। कितने हजार हेक्टेयर जमीन कांग्रेस जब जवाहरलाल नेहरू दे के आए थे 62 के युद्ध में, बोलिएगा नहीं कितना बलिदान दिया है कांग्रेस ने देश के प्रति, हमें पता है। कितना कांग्रेस फांसी लटकी है अंग्रेजों, कितना अत्याचार सहा है वो भी पता है। प्रदीप भटनागर जी मेरा सवाल 2-4 नाम शहीदों के कांग्रेसियों तो नाम बता दीजिए। बिल्कुल देश की आजादी के लिए ये नाम है जो फांसी लटक गए थे। प्रदीप भटनागर जी मेरा सवाल आपसे है, आप अरे बात भगत सिंह जी क्या प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि महात्मा गांधी जी क्या आरएसएस के थे, आप आरएसएस के 2 बता दीजिए। हम तो आपको सैकड़ों हजारों गिना देंगे कांग्रेस पार्टी के, हमारे उन पूर्वजों के नाम जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। आप राष्ट्रीय स्वयं संघ 2 नाम बता दीजिए, 2 नाम बता दीजिए, 2 नाम बता दीजिए, आप 2 नाम बता दीजिए। अरे 2 नाम बता दीजिए भैया, 2 नाम बता दीजिए। तो प्रदीप संघ से नहीं थे। अरे 2 नाम बता दीजिए भैया, ये संघ तो बाद में बना है। ठीक है बात करेंगे, देश की आजादी में किन बाद में बना, पहले कांग्रेस थी, संघ भाजपा तो बाद में बनी है। हमें तो 2 नाम बता दीजिए, 2 नाम बलराम गुप्ता जी, प्रदीप भटनागर जी, बलराम गुप्ता जी, प्रदीप भटनागर जी, ये बात अभी भी हो रही है। 2024 का चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं आप दोनों लोग, समझ में नहीं आ रहा है। राजीव गांधी शहीदों में तीसरा नाम आपसे ही नहीं है बात की आपके। जाती है वर्तमान स्थिति की, आप पहुंच जाते हैं सन 1971 में पहुंच जाते हैं, ये आप आजादी की लड़ाई पे पहुंच जाते हैं। शहीदों के 2 ही नाम है, राहुल गांधी और सॉरी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के पास वोट लेने के लिए जा रहे हैं, कोई इस समय की जनता के लिए वोटिंग के लिए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में तीसरी बार आती है तो आपकी तरफ से संविधान बदल दिया जाएगा, इस पर क्या कहना है बीजेपी का? प्रदीप भटनागर जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। आपके ऊपर विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता हैं जनसभाएं कर रहे हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो वो संविधान बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ खत्म कर देगी, अपना नया संविधान लेकर आएगी। बलराम गुप्ता जी, आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्यों ये डर लगता है कि बीजेपी अगर सत्ता में तीसरी बार आई तो संविधान बदल देगी? अरे हमें डर जनता को लग रहा है, देश की जनता को, देश के वंचितों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को डर लग रहा है। इनके माननीय सांसदगण वोट मांगने के लिए कहते हैं कि आप 2/3 बहुमत दीजिए, हमें संविधान में परिवर्तन करना है। तो जब इनके सांसद बोल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस पे सवाल जरूर करेगी और उठाएगी
कि बाबा भीमराव साहब के अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान को छेड़ने का काम करने की ये जुर्रत करने की जो बात कर रहे हैं, ये दोस्त कोई भी इतनी शक्ति हिंदुस्तान में नहीं रखता कि संविधान में कोई परिवर्तन कर सके। अभी के नेताओं की तरफ से तो आरोप कांग्रेस लगाए जा पार्टी रहे हैं, ऐसा लेकिन कभी नहीं होने देगी। आपके नेताओं की तरफ से, आपके सहयोगी दल के नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो संविधान बदल देगी। हालांकि बीजेपी का ऐसा कुछ कहना नहीं है। नहीं, अलका जी, मैं कह तो रहा हूं जी। अलका जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब इनके नेतागण, सांसदगण ये सभाओं में पब्लिक के बीच में खुलेआम बोल रहे हैं कि 2/3 बहुमत दीजिए, हमें संविधान में परिवर्तन करना है, ये इनकी क्या कौन सी साजिश है? इस विषय की बात हो रही। कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना कह रही है संविधान बदलने जा रहे हैं, इनके नेता कह रहे हैं हम संविधान बदलने जा रहे हैं। एक और चर्चा है ये दलितों के, पिछड़ों के और आदिवासियों, वंचितों के जो हक और अधिकार है उनको तो पहले ही ये खत्म कर चुके हैं सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके। लेकिन हम ये बात करते हैं कि हम संविधान में संशोधन कर देंगे, लेकिन देश की जनता इनके नापाक इरादों को पूरा होने देगी? कदापि नहीं होने देगी। और 2024 बलराम गुप्ता जी, नांदेड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा है। नांदेड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती है जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो गरीब है, उनका उत्थान हो। 70 सालों में आपकी पार्टी ने गरीबों का शोषण किया, गरीबों को गरीब रहने दिया, किसानों की बात नहीं की। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है, दलितों को क्या उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, दलितों से उनका संविधान छीन लिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। अलका जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित, आदिवासी, पिछड़े केवल एक वोट बैंक है। अगर इनके हृदय में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हृदय में इन वंचित वर्गों के लिए कोई भी जगह होती तो क्या ये सरकारी संस्थानों को इस तरीके से बेच देते जिसमें गरीब, वंचित, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे जाके नौकरी करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठता था। तो ये भी एक साजिश के तहत इन्होंने सरकारी संस्थानों का बेचने का काम करके तो नहीं पाया ना इन 70 सालों में, अन्याय का काम किया। इन 70 सालों में हिंदुस्तान में आज भी बहुत बड़ा दलित वर्ग जो है वो गरीब है, पिछड़ा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है। कुछ लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है अभी भी गरीब है, अभी भी सुविधाओं से वंचित है। तो 70 साल में, ज्यादातर सालों में तो आपकी सत्ता रही ना, आपकी पार्टी की सत्ता रही, तो इन 70 सालों में दलितों का विकास क्यों नहीं हुआ? बीजेपी तो कह रही है कि वो 10 सालों में आई है, उसने तस्वीरें बदली हैं, वो गरीबों को अनाज मुफ्त में बांट रही है, वो टीकाकरण करा रही है देश भर में, कोरोना का फ्री में जो है वो टीकाकरण हो रहा है। भी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में आयुष्मान भारत योजना की तरह तहत वो लोगों को बीमा सुरक्षा दे रहे हैं, हेल्थ सिक्योर कर रहे हैं लोगों का। 28 साल 35 साल के नौजवान। बलराम जी, एक और मुद्दा बहुत तेजी से इलेक्शन के समय में उठ रहा है, शक्ति बनाम राम का। आपकी पार्टी की तरफ से जो नेता बयानबाजी करते हैं, ये कब कांग्रेस के लोग समझेंगे कि जो वो चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं? बीजेपी राम की बात करती है, आपके नेता राहुल गांधी शक्ति की बात करते हैं, और वो भी शक्ति के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं। तो कब ये शब्दों का मर्म समझ पाएंगे कांग्रेस के लोग? क्योंकि बयानबाजी की वजह से कांग्रेस का चुनाव में बहुत नुकसान हुआ है सर। और इस बार राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ाई की बात कही, बीजेपी ने उसे नारी शक्ति से जोड़ लिया और लगातार आपके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। देखिए, असुरी शक्ति को और दैवी शक्ति को कांग्रेस पार्टी भली बात समझती है, कांग्रेस के नेता भली बात समझते हैं। लेकिन अब जिन लोगों का केवल मकसद ये है को गुमराह करना है, जनता को गुमराह करना है, इनके पास विकास पे बात करने के लिए कोई कार्यक्रम या कोई उन्होंने जब काम ही नहीं किया, क्या बोलेंगे? आज
कांग्रेस पार्टी के नेता जो मंचों से भाषण दे रहे हैं, जो जनता पार्टी के कोई नेता, यहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी क्या इस पर बोल पा रहे हैं? वही बात कर रहे हैं, वही फिर हिंदू मुसलमान 80-20। आज जो लोग बात करते हैं कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में क्या किया, मैं उनसे केवल व्यक्तिगत तौर पर यह कहना चाहता हूं, 70 साल पहले अपने घर की दशा देख लीजिएगा क्या थी और आज क्या आपके परिवार की स्थिति हुई है। तो जैसे आपका परिवार 70 सालों में डेवलप हुआ, वैसे ही देश भी हमारा तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश की जो तरक्की लगातार चलती आ रही थी, बहुत बड़े अवरोध और बड़े बाधाएं, विश्व और देश के तमाम इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि देश 20 वर्ष पीछे चला गया है, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों ने देश की विकास की रफ्तार को रोकने का काम किया है। जी बलराम गुप्ता जी, एक और बात नांदेड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब तक रोज देश में धमाके होते थे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से धमाकों की खबरें नहीं आती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें आती हैं। जी, आदरणीय मोदी जी तो बहुत सी बातें करते हैं, मैं फिर वही बात बोलूंगा अलका जी। आज जो प्राइम टीवी चैनल्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है, उसके बीच में जो गोदी मीडिया है, वो देश को हकीकत दिखा कहा रही है। अभी पिछले दिनों में गृह मंत्रालय के ऑफिस में आग लगी, क्या आपने किसी भी गोदी मीडिया के चैनल पे ये समाचार देखा? बॉर्डर पे क्या स्थिति चल रही है? मीडिया पे सवाल उठाने से बात नहीं चलेगा, आपकी पार्टी में भी तो लोग वही सब करते हैं। सुनिए सर, सुनिए, मीडिया आपको भी दिखाती है, बीजेपी को भी दिखाती है। आपके नेता क्या कह रहे हैं वो भी मीडिया दिखाती है, और प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। आप ये बताइए, आप सर्जिकल स्ट्राइक को सही नहीं मानते हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं मानते हैं कि जो पुलवामा अटैक के बाद हमारे भारतीय सेनाओं की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, आप नहीं मानते? जो प्रधानमंत्री बात कह रहे हैं कि उनकी तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक की गई। नहीं, मैं उस बात सुन लीजिए अलका जी, मैं उसे डिनाई नहीं करता, मेरी बात समझिए जी। देश के हित के लिए जो भी कार्यक्रम, जो भी योजना, जो भी कार्य सरकार या हमारे देश के वीर सिपाही करते हैं जी, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और उसका राजनीतिकरण आपने भी देखा है और देश की जनता ने भी देखा है। 2019 के चुनावों में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा, सेम है। लेकिन बलराम गुप्ता जी, आप ये मानते हैं ना कि बीजेपी सरकार में एयर स्ट्राइक हुई, इसके पहले एयर स्ट्राइक नहीं हुई? लगातार होता रहा है। देश के बॉर्डर पे हमेशा जो भी गतिविधियां देश के खिलाफ होती है, उनका देश के वीर सिपाही लगातार जवाब देते रहे। तो आप ये मानते हैं कि 1971 में आप अभी कह रहे थे बलराम गुप्ता जी, तो आप एक बात होता है, सुनिए अलका जी, एक सेकंड के लिए पुलवामा की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसका इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा। पुलवामा की घटना कैसे हुई? हमारे 40 से 42 जवान कैसे शहीद हुए? 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया? इन बातों पे भी तो चर्चा करनी चाहिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। आज तक क्या कोई जांच कमेटी बैठी है पुलवामा की घटना पे? देश की जनता को बताएं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और कहां तक वो जांच पहुंची है इसका भी बयान जारी करें। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर दी, आपने नहीं की, हमारे देश के वीर जवानों ने की सर्जिकल स्ट्राइक। तो आप 71 का जो युद्ध हुआ था वो भी हम मानते हैं कि वो इंदिरा गांधी की तरफ वजह से नहीं हुआ था, वो भी हमारे देश के जवानों ने किया था। इस बात का भी श्रेय लेना बंद कर दीजिए सर। नहीं, अगर आपकी पार्टी सत्ता में है, उसकी तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो आपकी पार्टी का श्रेय बनता है। तो नहीं हुआ था, मैं क्या कह रहा हूँ, पुलवामा तो नहीं हुआ था। जो सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय ले रहे हैं, उन्हें पुलवामा का भी श्रेय लेना चाहिए।
कि पुलवामा उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी, चूक थी, ये भी तो ले, उसकी भी तो जवाबदेही अपने सर पे ले कि हमसे हुई। अगर रही बात 71 में जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, तब बीजेपी के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने दुर्गा कहा था इंदिरा गांधी को। आपकी तरफ से क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की जाती है? ये कोताही कहां से है? बात अगर देश की है, देश की सरकार अगर सशक्त है, तो आप उस चीज को क्यों नहीं मान लेते हैं? किसी एक चीज का श्रेय अगर बीजेपी की दे दिया जाए कांग्रेस की तरफ से, तो क्या दिक्कत है? मैं वही बात कह रहा हूं, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए जी, जो कि जनता तक ये बात पहुंचे। सर्जिकल स्ट्राइक का वो श्रेय समझ में आता है जी, लेकिन जो 40 हमारे जवान शहीद हुए, जी, जो पुलवामा की घटना घटी, जी, जो 300 किलो आरडीएक्स आया, जी, इसका इस चूक की जिम्मेदारी भी तो उन्हें लेनी चाहिए। बिल्कुल। उससे वो मुंह छिपाते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का ढिढोरा पीटते हैं। जी, कभी इससे पहले 19 के चुनाव से पहले जैसे हमारे वीर शहीदों का राजनीतिकरण किया गया, क्या कभी हुआ? जी, देश के किसी नेता ने किसी मंच पे क्या देश के शहीदों के नाम पे वोट मांगे? तो ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के इतने लोभी हो गए हैं इस मात्र 10 वर्षों में ही कि कोई नियम कानून कायदा, कोई भावना कुछ नहीं है इनके लिए, सिर्फ सत्ता है। और देश के लिए इनकी कोई इतनी ही चिंता है कि सत्ता में हमें कैसे बना रहना है। जी, बलराम गुप्ता जी, एक और सवाल है आपसे। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है पहले चरण का मतदान होने के बाद कि जनता ने उन्हें भारी मत दिए हैं, बीजेपी के पक्ष में ज्यादातर वोट पड़े हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में? नहीं, अभी तो पहले चरण का हुआ है जी, और बौखलाहट पूरा देश देख रहा है, पूरी देश की जनता देख रही है जी, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे। रही बात गोदी मीडिया में ये नहीं दिखेगा, लेकिन जनता तो आपस में बात करने लगी। जन जन में तो चर्चा हो गई कि जो ये लगभग 108 सीटों पे चुनाव हुआ है पहले चरण में, इसमें इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे निकल रहा है। और आपका दावा है आपके नेता का, राहुल गांधी का, कि उनके सूत्र कह रहे हैं कि 180 से भी कम सीटें आएंगी। उन्हें लगता था कि 180 सीटें आएंगी, लेकिन 150 से किस बिना पे कहा जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से? अभी मध्य प्रदेश का चुनाव आप हार गए, राजस्थान आपके हाथ से निकल गया। देखिए, राजनीति में और जीत और हार चलती रहती है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं मुद्दा होता है। राजनीति में ये आवश्यकता है कि हम जिस दल के हैं, हमारे दल की विचारधारा क्या है, हम उस विचारधारा से प्रभावित होकर जनता को अपनी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित करें, जनता का विश्वास जीते अपनी पार्टी की विचारधारा से। हार जीत तो चलती रहती है, वो माने नहीं रखती। चुनाव तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आ रहे थे, तब तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने उनके लिए कोई भी हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, जैसे आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग करते। तो कांग्रेस पार्टी एक शिष्टाचारवाद और बहुत ही देश के लिए समर्पित पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का नेता कि अपनी विपक्ष को विपक्षी समझता है, ना कि विरोधी समझने लगे, शत्रु समझने लगे। आज तो जो माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, वो देश में सिर्फ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। बलराम गुप्ता जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो किसान विरोधी है। नांदेड़ में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, विदर्भ में सूखा पड़ रहा था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, उनकी सरकार बनी, नांदेड़ में नल जल योजना के तहत पानी घर घर पहुंच रहा है, जो पलायन कर रहे थे वो लोग रुके हैं, किसानों को सरकार सहयोग दे रही है, बीमा राशि मिल रही है। इस बारे में क्या कुछ कहना है आपका? अब हमारे आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं भाई, उन्हें तो अधिकार है। अगर वो किसानों के इतने हितैषी थे, अभी पिछले वर्षों में देख लीजिए, किसान लगातार आंदोलित रहा,
और वो 3 काले कानून लेके आ गए, सैकड़ों किसान शहीद हो गए। उसके बाद जनता के दबाव में आखिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान विरोधी उन 3 काले कानूनों को वापस लिया। आज जिस रेशियो में आज महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है, उसका स्तर देखिए पिछले समय से आज के समय में कितना बढ़ चुका है। ठीक है बलराम गुप्ता जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल और वो इन्होंने एक सेकेंड, इन्होंने तो अलका जी कहा था 2022 तक किसानों की हम 2 गुनी कर देंगे। आप देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के किसान से पूछिए क्या उसकी आय 2 गुनी हो गई। और उन्होंने क्या किया, किसान के लिए जो भी संयंत्र की आवश्यकता होती है, बीज की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है, बिजली, सब पे जीएसटी लगा दी। और वहीं पे हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और जितने भी किसानी में काम आने वाले संयंत्र हैं या जो भी किसानी में काम आने वाली वस्तुएं हैं उनसे जीएसटी मुक्त किया जाएगा। ठीक है बलराम गुप्ता जी, जाते जाते एक सवाल, आपके नेता ने बीजेपी को 150 से नीचे सीट लाने की बात कही। आप अपनी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीट जीतते हुए देख रहे हैं, ये बता दीजिए। देखिए सीटें, ये मोदी जी तो बोल सकते हैं कि मैं 400 पार हूं जी, क्योंकि हो सकता है वो सारा वोट उन्हीं की जेब में हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी साथी जनता से बड़ा नहीं है। ये जनता तय करेगी 2024 के चुनाव में कि वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाती है या बड़बोले नेताओं के 400 पार के नारे को कहां पहुंचा के दिखाती है। ये देश की जनता तय करेगी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें वो दे रही है। मेरा विश्वास है जो जनता के अंदर एक अंडर करंट चल रहा है उसके अनुसार मैं ये बता सकता हूं इंडिया गठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बलराम गुप्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो 2024 का चुनाव कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 150 से नीचे सीटों पर सिमट जाएगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि 400 पार से ज्यादा सीटें हैं जो बीजेपी को जीतनी है। बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन अभी और चरणों के चुनाव होने वाले हैं और ये आने वाला वक्त बताएगा, 4 जून का समय बताएगा कि देश की जनता ने किसे अपना वोट दिया है और किसे देश की सत्ता पे बिठाना चाहती है। मेरे साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।